करते हैं द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं बताओ? द्विघात समीकरण पहले लिखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप क्या होगा भाई? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, समझ गए? तो ध्यान से देखते रहिए, तो बोलने की जरूरत नहीं है। द्विघात समीकरण, ठीक है, उस समीकरण को कहते हैं जिसमें x की घात यानी कि चर की घात 2 होगी, जिसमें चर की घात 2। ठीक है, द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है भाई। और अगर हम इसके गुणों की बात करें भाई, द्विघात समीकरण की घात 2 होगी, इसके शून्य भी 2 ही होंगे। शून्य कितने होंगे? शून्य 2 होंगे। और अगर इसके गुणनखंडों की बात करें, गुणनखंड भी इसके 2 ही होंगे। ठीक है, अगर हम द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र देखकर चैप्टर नंबर 2 में जो कराया था, बताइए जरा। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है भाई x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में किया। ठीक है, यहाँ से द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं यदि अल्फा और बीटा उसके शून्यक दिए हों। क्या दिए हों? शून्यक। ठीक है, ये तो केवल इतना था क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में हमने सब कुछ द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा है। द्विघात बहुपद था जो द्विघात बहुपद चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, जो द्विघात बहुपद से ही द्विघात समीकरण बनेंगे। ठीक है, बस यहाँ क्या करना, अगर हम यहाँ से 0 हटाएंगे द्विघात बहुपद है, और अगर इसके सामने हम 0 लगाएंगे यानी कि LHS और RHS होगी, तो अगर इसके बराबर 0 होगा तो यह द्विघात समीकरण कहता है। और ये इसका व्यापक रूप है जिसमें a और b कोई पूर्णांक, क्या पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस की संख्या, बटे की संख्या, दशमलव की संख्या, कुछ भी हो सकती है a और b का मान। और c क्या होता है भाई? एक अचर पद। क्या होता है ये? अचर पद। ठीक है, यहाँ केवल हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना, द्विघात समीकरण। ठीक है, केवल द्विघात समीकरण, बाकी बहुपद तो बहुत सारे और तो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया। अब जो प्रश्नावली 4.1 उसका करते हैं। प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला प्रश्न क्या है भाई? देखो, इसमें दिया जांच से कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। बस जांच करनी, केवल जांच कैसे करेंगे भाई? जैसे पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। अब हमें इसकी जांच करनी है, ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण में सबसे पहली बात क्या है कि भाई चर की घात कितनी होनी चाहिए? 2। ठीक है, चर की घात कितनी होनी चाहिए? 2 चर की घात होगी। ठीक है, बस केवल हमें चर की घात 2 देखनी, चाहे पद उसमें कितने भी हो, 1 पद हो, 2 पद हो, 3 पद हो। यानी कि जैसे हमने लिख दिया भाई x² बराबर 0, या भी एक द्विघात समीकरण। x² प्लस 1, या भी एक द्विघात समीकरण होगी। या फिर x² प्लस 2x माइनस 1 या प्लस 5, इस प्रकार की होगी, तब भी यह द्विघात समीकरण होगी। तो ये जो दिया गया प्रश्न है, इसमें हमें देखना क्या है भाई? इसे हल करके देखेंगे, इसके पूरे को हल करके फिर देखेंगे इसमें x की घात 2 है या नहीं, यानी चर की घात 2 है या नहीं। तो कैसे करेंगे? यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि यहाँ a का मान x और b का मान 1। तो इसे खोलते हैं भाई, LHS मतलब क्या होगा? ये x² प्लस 2x प्लस 1, ऐसे कर देंगे। ठीक है, समझ गया? पूरा खोल कर दिखाऊंगा, बताओ। ये जो 2ab है ये बीच में आया इसके। ठीक है, यानी कि जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो भाई a² प्लस 2ab और प्लस b², ऐसा खोल दिया। इधर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा माइनस के 3 दूनी 6।
इसे सेपरेट करेंगे, इधर ले आएंगे सारे को, क्योंकि इधर हमें क्या रखना, जीरो, इधर जीरो ही तो रहेगा। तो ये करते हैं भाई, एक्स की घात 2 इसे इधर लाएंगे यहाँ से, प्लस 2x और ये माइनस के 2x और ये प्लस 1 और ये माइनस 6 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6 बराबर 0। ये तो हट जाएगा यहाँ से, माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा एक्स की घात 2 और ये प्लस 7 और बराबर 0। तो बताओ यार द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण, यानी कि ये जो दी गई है ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है भाई, क्योंकि इसे जब हल कराया हमने एक इस रूप क्या है जिसमें चर की घात 2, इसलिए एक द्विघात समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड भी कर लो। सेकंड कैसे करेंगे भाई, सेकंड में ये दिया हुआ एक्स की घात 2 माइनस 2x बराबर माइनस 2 और 3 माइनस एक्स। ठीक है, इसे भी ऐसे ही हल करेंगे। जांच करने का मतलब यही हो कि भाई इन सब देखना पड़ा होगा, सेपरेट इधर उधर करके गुणा भाग जो भी है उसमें सब इस रूप में लाना है। किस रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में उसे बदल कर देखना। अगर वो इस रूप का बन गया तो क्या द्विघात समीकरण है, अगर नहीं बना तो फिर द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ क्या करते हैं भाई, x की घात 2 माइनस 2x इसकी गुणा करेंगे माइनस 6 और ये आ जाएगा प्लस 2x। इस पूरे को इधर ले आएंगे क्योंकि इधर हमें 0 चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, x की घात 2 माइनस 2x और माइनस 2x और प्लस 6, ये 6 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये 2x जो माइनस का होगा। तो x की घात 2 माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस 4x और प्लस 6 बराबर 0। बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण। ऐसा करने भाई ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन है ऐसे ही करके देखना है, केवल जांच करने के लिए इस चीज को हल करके देखना कि ये इस रूप का होगा या नहीं। अगर इस रूप का होगा तो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं होगा तो फिर द्विघात समीकरण। तो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पहले का 3 करो भाई। x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। तो कैसे करेंगे भाई, इसकी गुणा करनी इसके साथ, इस x के साथ इसकी पूरी की गुणा होगी, यानी कि x की इसमें भी होगी फिर इसमें भी। देखो x की गुणा x में करेंगे तो आ जाएगा x की घात 2, फिर इस x की गुणा 1 होगी तो प्लस x कम x आ जाएगा। ठीक है, इसकी दोनों हो जाएगी, फिर 2 की भी दोनों में होगी। माइनस 2 गुना x में करेंगे माइनस के 2x और माइनस 2 की 1 में करेंगे तो माइनस 2 कम 1 या 2, ऐसे ही इधर होगी भाई। x गुना x में करेंगे x की घात 2, इसमें करेंगे तो आ जाएगा प्लस के 3x, माइनस की करें तो माइनस x और ये आ जाएगा माइनस के 3। देखो भाई ये जो है यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं सर, x की घात 2 इसमें तो घटेगा तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा माइनस के 2। इधर x की घात 2 ये यहाँ घटेगा तो आ जाएगा प्लस के 2x और माइनस 3। ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर के उधर सेम चिन्ह थे। अब इसे इधर ले आओ पूरे को, ये आ जाएगा माइनस x माइनस 2, माइनस 2x और माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस के 3x और माइनस के 5 इक्वल टू 0, तो यानी कि 3x माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा इसका। और ये द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। ठीक है, समझे? तो इसमें जितने भी होंगे ऐसे ही कर लियो सारे। इसका जो फोर्थ है वो भी ऐसे ही होगा सेम। फोर्थ देख लो भाई, फोर्थ में क्या होगा, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। इसकी मल्टीप्लाई होगी भाई, इसके साथ ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसके साथ होगी 1 की तो x 1 जाएगा, फिर माइनस 3 करो माइनस 6x आ जाएगा, ये माइनस 3 कम 3 कम 3 आ जाएगा। इसकी गुणा करेंगे भाई x की घात 2 और प्लस 5। ठीक है, इसे पूरे को इधर ले आओ। इसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ से हल कर लो क्योंकि ये x है, ये माइनस के 6x है, तो ये आ जाएगा भैया आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 5x
+3 और इसे पूरे को इधर ले आएंगे -x² और -5x बराबर 0। ये 2x² है -x², तो घट जाएगा, ये बचेगा x की घात 2 -5x -10x और +3 बराबर 0। बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं, है या नहीं? हाँ जी, ठीक है। ऐसा करते हैं, चेक करना केवल बस, बाकी पेपरों में नहीं आते हैं, लेकिन चेक करना कि है या नहीं है। तो यहाँ केवल गुणा कैसा करनी वो दिखाना है, क्योंकि जब हम प्रश्नावली करेंगे ना 4.2 जब हम इन्हें हल करेंगे तो वहां जो द्विघात समीकरण बनेगी ऐसे ही बनानी वो, फिर उसे हल करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करो भाई। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। निम्न स्थितियों को, जो भी नीचे स्थिति लिखे है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इन चारों को हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है केवल, यानी द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ना, हल नहीं करना। तो पहला है भाई फर्स्ट है इसका, दूसरे का फर्स्ट हल नहीं करना, केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना। बस। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या दिया भाई? भूखंड का क्षेत्रफल 528 दे रखा है। भूखंड, एक आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड यानी आयत का क्षेत्रफल और लंबाई गुना चौड़ाई, उसका दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हम क्या करते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन में जो छोटा होगा उसमें आना, माना खेत की चौड़ाई, चौड़ाई छोटी होगी क्योंकि उसने कहा कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। तो माना खेत की जो चौड़ाई है वो x मीटर, तो भाई इसलिए खेत की लंबाई क्या होगी भाई? लंबाई क्या होगी? y नहीं मानते तुम, ठीक है। इसमें मान देंगे 2x+1। कहाँ से आया ये? देखो ये 2 तरीके से होंगे, या तो हम y भी मान कर सकते हैं। अगर हम y नहीं मानते तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे भाई, खेत की जो लंबाई है, उसने कहा कि जो खेत की लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई का दुगुना करो, उसमें 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगी? लंबाई। डायरेक्ट प्रश्नानुसार जब हम करेंगे, प्रश्नानुसार जब हम करेंगे, इसे डायरेक्ट प्रश्नानुसार कर देंगे एकदम कि भाई उसने कहा कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो, आयत का क्षेत्रफल क्या हो गई? आयत का क्षेत्रफल 528 दे रखा है उसमें, ये क्या हो गई? लंबाई गुना चौड़ाई। तो भाई 528 आ जाएगा ये। तो जब लंबाई लिखेंगे हम 2x+1 और चौड़ाई लिखेंगे x, यानी 528। तो ये आ जाएगा भाई 2x² + x और -528 और बराबर ये द्विघात समीकरण आ जाएगी। अगर हम इसे y में मान के करें तो y में मान कर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? उसमें कुछ भी मान लो, माना खेत की लंबाई जो हो वो x मान ली और माना खेत की चौड़ाई जो हो y मान लेंगे, ठीक है। जब हम x y में मान लेंगे तो भाई समीकरण लगेगी, शर्त होगी 2। कौन कौन सी? पहली शर्त क्या है? प्रथम शर्त यह है कि खेत का जो क्षेत्रफल है, यानी कि खेत का जो क्षेत्रफल है, खेत का क्षेत्रफल, चाहे शर्त लिखो ना लिखो, लेकिन खेत का क्षेत्रफल जरूर लिखा जाएगा भाई। खेत का जो क्षेत्रफल हो क्या है? 528। ये क्या हो भाई? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई और गुना चौड़ाई, 528 आ जाएगा, ठीक है भाई। लंबाई कितनी? x और गुना y बराबर 528। और ये समीकरण नंबर फर्स्ट आ जाएगा यहाँ से। ये प्रथम शर्त है भाई इसकी। क्या है ये? प्रथम शर्त में उसने कहा कि जो खेत का क्षेत्रफल है वो इतना है, तो क्षेत्रफल क्या? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई x चौड़ाई y, तो x गुना y बराबर 528, ठीक है। फिर द्वितीय जो शर्त है भाई वो ये है, द्वितीय शर्त क्या है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, ठीक है। यही तो देख रखा है कि भाई जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। तो यहाँ क्या करते हैं भाई हम,
ये समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगी। यहाँ से y का मान रख दो उसमें, ठीक है, y का मान इसमें रख दो। समीकरण फर्स्ट व समीकरण या x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट में क्या भाई, x का मान 2y + 1 और ये y बराबर 528, तो याद रखा 2y² + y और इसे माइनस के 528 बराबर। यहाँ से भी द्विघात समीकरण बन जाएगी। y में क्यों बनी, क्योंकि हमने भाई दो मान रखी थी, या तो y में बना लो या x में बना लो, और यहाँ से या इस प्रकार से मर्जी तुम्हारी, सवाल तुम्हें कैसे करना, दोनों तरीके से सवाल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सवाल नेक्स्ट भी होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत का मतलब हो भाई एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2 3 4, क्रमागत यानी क्रम के अनुसार 1 1 जोड़ का आगा, ठीक है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात करी, माइनस की नहीं करी। पूर्णांक दो प्रकार के हो, धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है। केवल वो किसकी बात करा, धनात्मक पूर्णांकों की। और क्या कहा उसने कि भाई दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो पहला पूर्णांक हम लिखते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो दूसरा क्रमागत की बात करा ना, तो क्रमागत में 1 जोड़ना पड़ेगा दूसरा लेने के लिए। तो माना दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो x + 1 होगा। ध्यान रखो, अगर हम y मान के भी चलेंगे तब ये सवाल होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि y नहीं मानने के तो होने का, लेकिन वहां शर्त फर्स्ट यानी केस फर्स्ट केस सेकंड यानी प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त दोनों लगानी पड़ेगा। अगर हमें उनसे बचना, डायरेक्ट प्रश्न अनुसार करना, तो क्वेश्चन में उन सपोर्ट ही नहीं मानने जाए जो पूछा गया उसमें, ठीक है। अगर कहीं भी सवाल में पहचान कैसे करेंगे, अगर कहीं भी सवाल जैसे तीसरा चैप्टर है उसमें भी भाई x और y मानना, अगर इसमें भी हम x y मानना है तो ध्यान रखो, अगर वो चौथे चैप्टर का यानी द्विघात समीकरण का सवाल हो तो वहां गुणनफल जरूर दिया होगा उनका। जैसे उसमें कहा ना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कहा ना, लेकिन पिछले सवालों में कहीं ऐसा बोल रहा होगा, ठीक है। अगर जहाँ बोल रहा होगा ना तो वहां उसकी अलग कंडीशन होगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं बोल रहा होगा। तो भाई प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है 306। गुणनफल का मतलब भाई x गुणा x + 1 बराबर 306, यही तो कहा ना। ये प्रश्नानुसार है, यानी कि प्रश्न में यह बात कही गई। अब इसकी गुणा करेंगे और यहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगी। इसकी गुणा करो x की घात 2 और ये प्लस x और इसे 306 को दे लिया माइनस के 306 और बराबर तो करना है। इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिख कर दिखाना, हल नहीं करना। हल हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 में सीखेंगे हल करना। उदाहरण से अच्छा इसमें थर्ड भी देख लो, फिर एकदम थर्ड देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है भाई। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन और उसकी माँ की आयु में संबंध दिया हुआ, ठीक है। तो अगर हम रोहन की आयु वर्तमान ज्ञात करनी तो हम मानते हैं माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। वर्तमान ही मान ले जा भाई, पिछले सवाल लोगों ने हमने वर्तमान ही माननी थी। माना उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान ही हम अगर कोई हमारे से आयु पूछेगा तो हम सीधे से आज की बताओ, आज कितनी उम्र, वर्तमान बताएगा, ठीक है। फिर आगे क्या कहा भाई इसमें, उसकी जो माँ है रोहन की वो उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन आज x वर्ष का है तो उसकी माँ कितने वर्ष की होगी, तो 26 वर्ष बड़ी का मतलब x में ही तो 26 जोड़ना। रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी होगी भाई, 26 वर्ष बड़ा है ना वो, तो x में ही तो 26 जोड़ेंगे, याद है होगा नहीं भाई। आज रोहन 5 साल का और उसने कहा कि रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष, वो इससे 26 वर्ष बड़ी,
किससे रोहन से? रोहन 5 साल का, तो 5 साल में 26 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 31 साल का आ जाएगा। यानी जितनी भी उसकी वर्तमान आयु होगी उसमें 26 जोड़ना, क्योंकि वह 26 साल बड़ी ही रहेगी उससे, छोटी थोड़ा हो जाएगी। फिर उसने ये कहा कि भाई उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 साल पहले की बात कर रहा है वो, 3 वर्ष पहला कह रहा कि उनका गुणनफल इतना था। तो अब उनकी 3 साल पहला आयु क्या थी? देखो, अब से 3 वर्ष पश्चात यानी बाद की, यानी आने वाले टाइम में बड़े होते जाएंगे। अगर वो आज एक्स कहा तो भाई 3 वर्ष बाद रोहन की आयु यानी भविष्य की बात करा भाई, आने वाले 3 साल में उसकी आयु कितनी होगी? अगर वर्तमान में एक्स है तो 3 साल बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी 3 साल और, बढ़ेगी नहीं? उसकी माँ की भी तो बढ़ेगी, अब वो माँ एक ही रहेगी उसकी, रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात। अब रोहन की माँ की आयु कितनी थी वर्तमान? एक्स प्लस 26 और इसमें कितना जोड़ना? 3, यानी कि एक्स प्लस, समझे या नहीं? समझ गए इतनी बात? अब वो ये कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात जो उनकी आयु का गुणनफल है वो 360 है। अब प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार उनकी आयु का गुणनफल कितना है भाई? 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 और यह x प्लस 32 बराबर 360, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया ना, गुणा गणा करके देखा है नमस्ते, वही काम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, वही काम कहाँ कर रहे हैं? इसमें देख, यहाँ भी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में देखा द्विघात समीकरण बना देखी भाई, जांच करी उनकी, तो सेम काम यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो करो फिर यहाँ काम सेम इधर कर रहे हैं। तो भाई x की गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा? x की घात 2, x की गुणा 29 में करेंगे कितना आएगा? प्लस 29x। फिर 3 की गुणा x में करेंगे कितना आएगा? 3x। फिर हम 3 की गुणा 29 में करेंगे, तो भाई गुणा करो 29 में 3 की, 3 नम 27 का 7, हासिल कितने लगे? 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 87 हो या नहीं भाई? गुणा कर लियो, 3 नम 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87। इसे 360 को भी धर ले आगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 29x और 3x दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा भाई? 32x प्लस 87 और ये माइनस के 360 और बराबर 0 आ जाएगा। इन्हें दोनों घटा देंगे भाई, x की घात 2 प्लस 32x माइनस बचेगा यहाँ 10 में से 7 गए 3 और ये 5 था, 15 में से 8 गए 15, यानी 7 बचेगा यहाँ, और ये कितना बचेगा भाई? 2। ये बात समीकरण, ठीक है, समझे? क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। किसकी चाल ज्ञात करनी है? तो मान लेते हैं भाई, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, यानी इतनी चाल है भाई, इसकी जो असली चाल होगा x किलोमीटर पर आवर हमने मान ली इसमें। अब वो कह रहा भाई, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो पहले तो भाई हमें इस चाल से 480 किलोमीटर जाने में समय निकालना पड़ा, कितना नहीं वो क्या बोलते हैं, हाँ समय निकालना पड़ा था इस चाल से। पहले उसकी चाल इतनी थी, फिर उसने कम कर दी, फिर वो 3 घंटे और अधिक ले रही। ठीक है, तो यहाँ क्या करते भाई, x किलोमीटर पर आवर की चाल से 480 किलोमीटर जाने में लगा समय। देखो भाई, अगर वह इस चाल से चलेगी तो उसको कितना समय लगेगा ये ज्ञात करना होगा। समय बराबर क्या हो भाई? दूरी बटे चाल, दूरी यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है इसमें? 480 और भाई चाल कितनी? x। ठीक है, समझे? अब
उसकी चाल कम करनी कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल कितनी होगी बताओ भाई। रेलगाड़ी की नई चाल जो अगर हम कम कर रहे तो x माइनस 8 हो जाएगी। पहला x अब कम कर दी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब इस चाल से भी उसे यही दूरी तय करनी 480, तो ये कह रहा है कि 3 घंटे अधिक लेगी वो, अधिक। तो भाई कितना समय लेगी देखते हैं। x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से 480 किलोमीटर जाने में लगा समय, इसे हम T2 मानते हैं भाई। T2 बराबर 480 बटे x माइनस 8, इतना समय लगेगा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भाई, ये बोल रहा है कि भाई ये जो T1 है और ये जो T2 है, इन दोनों में एक संबंध दिया उसने। पहला बात तेज चल रही थी तो उसे इतना समय लग रहा था, अब वह कम चल रही तो उसे इतना लग रहा है। तो जब जिसमें कम चाल से चलेगी उसमें ज्यादा समय लगेगा उसे। तो इसका मतलब ये है कि भाई T1 बराबर ऐसा, अगर हम T2 में से T1 घटाओ तो 3 घंटे बचेगा, यानी कि ये 3 घंटे ज्यादा। क्या रहना कि 3 घंटे अधिक समय लेती है। या इसे ऐसा भी कर सकते हैं भाई कि भाई T2 जो है वो T1 प्लस 3 है, क्योंकि 3 घंटे अधिक समय बाद में ले रही है, यानी जो T2 है वो इस T1 से 3 घंटे और ज्यादा है। तो ये संबंध हो जाएगा इसमें। तो T2 का मान कितना 480 बटे x माइनस 8 और T1 का मान कितना 480 बटे x और प्लस 3। ठीक है, इसे इधर ले आओ इधर। तो 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x और बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, इनका एल्शियम कितना आएगा भाई। संख्याओं का एल्शियम लेना तो अलग बात है, लेकिन अगर इनका हम एल्शियम लेते हैं ना बहुपदों का, तो इनकी गुणाई करनी पड़ेगा, यानी कि x और x माइनस 8 ये आ जाएगा इनका एल्शियम। एल्शियम लेना था न्यूटन का, और दोनों की गुणा करनी और इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो। जब x की गुणा 480 में करेंगे तो आ जाएगा 480x, फिर ये माइनस का चिन्ह यहाँ, और इस 480 की इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 480x। ठीक है, समझे। और जब 8 में होगी इसकी गुणा, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना बताओ 8 0 0, 8 8 64 4 6 और 8 चौक 32 और 6 और बराबर 3 आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा 3। इससे तो ये हट जाएगा यहाँ से, माइनस 0 हो जाएगा। ये 480 में 480x गया 0, ऊपर कितना बच रहा है 3840। और जो नीचे वाला है ना ये, इसे ऐसे लिखेंगे अंदर गुणा करके x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर 3। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इसकी इधर इसकी इधर, तो इसकी इधर करेंगे तो जो का रहेगा, जब इसकी इधर करेंगे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 24x और बराबर 3840। इसे इधर ले आओ, 3x स्क्वायर माइनस के 24x और माइनस 3840 बराबर 0। अगर इसमें से 3 कॉमन आता हो तो 3 कॉमन ले लो। 3 कम 3, देखो ये कट रहेगा, 3 कम 3 3 दूनी 6 3 8 24, आराम से कटेगा। ये बचेगा, अगर 3 कॉमन लेंगे x स्क्वायर माइनस 3 8 24x। ठीक है, और माइनस कितना आएगा बताओ, 3 कम 3 3 दूनी 6 और 3 8 24 1200, और ये आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया या नहीं?